तो हेलो गाइस, जैसे कि हमने कल पढ़ा था एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है। हमने चैप्टर कल पढ़ लिया था, लेकिन इससे कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रह गए थे, जैसे कि जो बॉक्सेस में होते हैं पार्टीज जो थी वो रह गई थी। आज हम उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना सबसे पहले आप देखना, जो आपके BR अम्बेडकर हैं उन्होंने इधर कुछ टिप्पणी की हुई है। उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। मतलब कि इसमें ये बता रखा है कि जो भारत देश है वहाँ पे क्या होता है कि नायक पूजा होती है राजनीति में। जो हमारी राजनीति होती है उसमें एक तरीके से मान लो कि जो प्रधानमंत्री होता है उसको क्या कहते हैं, हम बिल्कुल कहते हैं कि भाई ये तो हीरो है, उसकी एक तरीके से हम पूजा करने लग जाते हैं। ऐसा किसी देश में ये चीज़ जो है वो नहीं होती। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और ये रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। अब क्या बता रखा है कि जिस देश की जनता, जिस देश के मतलब उस देश के प्रधानमंत्री को एक तरीके से नायक मानने लग जाए ना, उस देश का जो शासक है उसको नायक मानने लग जाए, उसको एक हीरो की तरह देखने लग जाए, उसकी पूजा करने लग जाए, तो क्या होगा, इस चीज़ों से क्या होगा कि वो जो देश है वो क्या होगा, पतन की ओर उसका चला, मतलब वो देश क्या है सीधे पतन की ओर चला जाएगा। और ये क्या होगा, पतन तो हो जाएगी, अब क्या तानाशाही आ जाएगी। जैसे कि मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि अभी कुछ जैसे कि कुछ जगहों पे क्या था कि आपके जो जो ये नेता हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी पूजा की जा रही थी, उनकी कथाएं रखी जा रही थी। तो ये क्या है, ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। हम अपने देश में उनको भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। तो क्या है कि हम मतलब धीरे धीरे बोल सकते हैं एक तरीके से एक चीज़ तानाशाही की और ना चली जाए, है ना। तो एक ये एग्जाम्पल है जस्ट। ये किसने बोला हुआ है, आपके जो BR अम्बेडकर हैं उन्होंने बोला हुआ है। ये उन्होंने बोला था आपके संविधान सभा में। उन्होंने भाषण दिया था 25 नवंबर को। इतना नहीं आएगा तो यही पूछा जाएगा कि नायक पूजा उनका कथन दे देंगे और बोल देंगे कि ये किसने बोला हुआ है। तो आपको बता देना कि BR अम्बेडकर। अब क्या होता है, एक नंबर में ना इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हम एक बार पढ़ लेंगे मौलाना आज़ाद का। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इनका नाम था। इनका जन्म आप देख सकते हो 1888 में हुआ था और 1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो मूल नाम था वो क्या नाम था, अब्दुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। इस्लाम के क्या थे, ये विद्वान थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और क्या था, कांग्रेस के नेता थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे। इन्होंने मतलब ये मतलब उसके खिलाफ नहीं थे कि हिंदू मुस्लिम, मतलब एक तरीके से मतलब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ नहीं थे। ये विश्वास करते थे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादक थे। विभाजन के विरोधी थे, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जो हमारा देश है उसका बंटवारा हो। संविधान सभा के सदस्य, और ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के ये क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री। उसके बाद आपकी राजकुमारी अमृत कौर आ जाती है। ये क्या था, ये गांधीवादी विचारधारा की थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। कपूरथला के राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। कपूरथला एक जगह का नाम होगा, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था राज परिवार में। विरासत से माता से इनको क्या मिला था, ईसाई धर्म मिला था। मतलब कि इनकी माता जो थी वो ईसाई धर्म की थी। संविधान सभा की ये सदस्य थी और स्वतंत्र भारत के क्या थी, मंत्रिमंडल के मतलब प्रथम ये शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री थी ये। ठीक है, 1957 में क्या हुआ, स्वास्थ्य मंत्री पद पर ये तब तक रही थी। उसके बाद इनकी डेथ हो गई। अब क्या है, जैसे कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। जब हमारा 1951 के इलेक्शन हुए उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है बहुत बहुमत से जीती थी। फिर उसके बाद 1957 के जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस को केरल में क्या हुआ, हार का स्वाद चखना पड़ा। 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई। मतलब कि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो जीत जाती है। कुल सीट होती है आपकी 126, जिसमें से 60 सीट क्या होती है केरल को मिलती है, कम्युनिस्ट पार्टी को मिलती है। और वो 5 सीटों के साथ क्या करती है, जो 5 उम्मीदवार होते हैं उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं। टोटल इनके पास 65 सीट हो जाती है। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट पार्टी विधायक दल के नेता EMS निब्बुदरीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया था। अब क्या था कि जो एक तरीके से जो राज्यपाल थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को क्या बोला कि विधायक दल के आप क्या बन जाओ, नेता बन जाओ। और उनका क्या नाम था, ये था EMS, ठीक है, निब्बुदरीपाद। दुनिया का ये पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी हो। अब क्या था कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई और पार्टी भी एक जगह पे आई है।
क्योंकि इससे पहले क्या था, हर जगह पे कांग्रेस पार्टी ही जीती थी। लेकिन 1957 के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है कि जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसको मतलब उसको उसकी जीत होती है और कांग्रेस हार जाती है। ठीक है, इसमें से अब आता है केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। अब क्या हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी जो थी उसको पता चला कि भाई उसकी केरल में विधानसभा की जो सीट होती है उसमें मतलब उसकी हार हो गई है, तो उसने क्या किया कि जो ये पार्टी थी उसके खिलाफ क्या कर दिया, मुक्ति संघर्ष था वो छेड़ दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वादे के साथ आई थी कि कुछ क्रांतिकारी और प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। मतलब ये जो पार्टी थी इसने कुछ वादे किए थे कि कुछ क्रांतिकारी काम करेगी, कुछ प्रगतिशील नीतिगत कुछ पहल करेगी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निहित और स्वास्थ्य मतलब धार्मिक संगठन कर रहे हैं। अब क्या है कि 1959 में केंद्र की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब क्या हुआ कि जो कांग्रेस सरकार थी उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी पार्टी है वो केरल में नहीं बनी, तो वो क्या करती है, वो 356 आपको पता होगा ये आपातकाल होता है, तो वो केंद्र की सरकार मतलब केंद्र में किसकी सरकार थी, आपके कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर वहाँ पे क्या करती है वो सभी अनुच्छेद 56 लगा देती, 356 लगा देती है, वहाँ पे तरीके से आपातकाल लगा देती है और फिर जो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार होती है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। फैसला बड़ा विवादित साबित हुआ। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग। अब क्या था कि जो कांग्रेस थी उसने क्या किया था, आपातकाल लगा दिया था, आपातकाल का दुरुपयोग किया था। तो आपके जो ये चित्र दिया हुआ है इसमें बताया हुआ है कि 1959 में फिर क्या किया कि जो नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे, अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। अच्छा, क्वेश्चन क्या आता है पार्टियों में ना, ये हो जाता है कि मतलब इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में बताओ, सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ पार्टी पे टिप्पणी करो, इस टाइप के होता है क्वेश्चन आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है हम इसमें से वही पढ़ेंगे। सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले के उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चल रहा था। अब जो आपकी जो सोशलिस्ट पार्टी है वो क्या है, उस वक्त में थी जब आपका क्या बोलते हैं स्वतंत्रता आंदोलन जो थे वो चल रहे थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया। अब जो आपकी जो सोशलिस्ट पार्टी है इसका गठन किसने किया, इसका गठन कब हुआ, सबसे पहले तो उसका 1934 में इसका गठन हुआ। ये इंपॉर्टेंट होता है। जो युवा नेता होते हैं, जो युवा नेता थे उन्होंने इसका गठन किया। ठीक है, ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकारी कर्मी और समतावादी बनाना चाहते थे। मतलब कि जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया वो चाहते थे कि जो आपकी कांग्रेस पार्टी हो क्या करे और परिवर्तनकारी काम करे, बहुत ज़्यादा क्षमतावादी काम करे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक नई पार्टी का गठन किया। 1958 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। ठीक है, यह बदलाव इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता धारण कर सकें। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1958 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। अब क्या था कि कांग्रेस ने क्या कर दिया, 1958 में बदलाव कर दिया कि भाई जो भी हमारी पार्टी के सदस्य हैं वो क्या ना कर सके, मतलब दोहरी सदस्यता कर सकते हैं, मतलब वो उस पार्टी के भी उस पार्टी एक पार्टी के नहीं है, मतलब दो 3 पार्टियों के हैं, तो इस तरीके से ना कर सके, तो कांग्रेस ने बदलाव कर दिया कि भाई ऐसा नहीं कर सकते आप। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो जितने भी समाजवादी थे उन्होंने क्या किया कि अपने लिए ये जो सोशलिस्ट पार्टी है इसको बनाना पड़ा। पहले ये कांग्रेस में थी, बाद में उससे अलग होगी। सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। मतलब कि जो आपकी सोशलिस्ट पार्टी थी इतना अच्छा उसको बहुमत वगैरह प्राप्त नहीं हुआ। अब क्या आता है, हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी चुनावों में छिटपुट सफलता मिली। मतलब कि पार्टी तो थी, मतलब कुछ राज्यों में इसकी सरकार वगैरह मतलब पार्टी वगैरह रही, लेकिन बहुत छोटे मोटे चुनावों में इसको सफलता मिलती रही, बहुत बड़े लेवल पे नहीं मिली। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे। अब क्या था कि ये जो सोशलिस्ट पार्टी की एक तरीके से विचारधारा थी वो क्या थी, समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद थी, इनकी विचारधारा ये थी। और इस आधार पर वे कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट साम्यवादी दोनों से अलग थे। वह कांग्रेस की आलोचना करते थे, मतलब कि जो ये लोग थे सोशलिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस की आलोचना करते थे। वह पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही थी और मजदूर और किसानों की अपेक्षा कर रही थी। अब क्या बता रखा है कि जो आपकी ये आलोचना क्या करते थे कांग्रेस की कि भाई ये इसी पूंजीपतियों का ही काम करते हैं और जो जमींदार वर्ग होता है उन्हीं का पक्ष लेते हैं, और जो गरीब मजदूर किसान जो वर्ग होते हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। कौन, कांग्रेस वाले, ये पार्टी बोल रही है ऐसा। समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना है। अब क्या हुआ कि इसने एक तो ये आलोचना करी, उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, 1955 में ये घोषणा कर दी कि उसका काम क्या है कि
सामाजिक बनावट वाले समाज की रचना करना, समाजवादी, ठीक है। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। अब क्या था, कांग्रेस तो खुद ही बोल रही कि हाँ भाई हम समाजवादी एक तरीके से क्या करेंगे, समाज की रचना करेंगे। अब कांग्रेस ने तो ये चीज़ बोल दी ना, फिर ये लोग क्या करते थे कि जिनकी एक तरीके से वो आलोचना नहीं कर पाए। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की, है ना। जो आपके राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से दूरी बना ली और उसकी आलोचना करने लग गए। कुछ अन्य समाजवादी मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस के हल्के फुल्के सहयोग की मतलब तरफदारी करी। मतलब कि कांग्रेस ने जो थोड़े बहुत काम करे बस उन्हीं की तरफदारी करी। किसने? जो आपके अशोक मेहता थे उन्होंने। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। अब क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी उससे टूटकर कुछ और पार्टी भी बन गई। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, अब सोशलिस्ट पार्टी से जो टूट के जो पार्टियां बनी है उसकी बात किया गया। जो दल बने, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, फिर सोशलिस्ट संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण अभियुक्त पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र, राम मनोहर लोहिया, ये सब लोग क्या थे इस पार्टी इनमें मतलब शामिल थे। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जो सोशलिस्ट पार्टी थे उसके संस्थापक कौन थे? तो इधर लिखा हुआ है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार ये जेल गए थे। जब उस टाइम पे तो बहुत सारे लोग जेल जाते थे, अंग्रेज भेजते थे। किसान आंदोलन में सक्रिय थे, ठीक है, किसान आंदोलन में क्या थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। बौद्ध धर्म के विद्वान थे। अच्छा, बौद्ध धर्म के विद्वान थे, है ना। आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा पार्टी सोशलिस्ट उसका नेतृत्व किया। अच्छा देखो, जब सोशलिस्ट पार्टी बनी तो पहले तो उसके संस्थापक रहे, बाद में जो उससे टूट के जो पार्टियां बनी, तो जो एक पार्टी बनी थी उससे सोशलिस्ट पार्टी से टूट के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तो उसका उन्होंने नेतृत्व किया। अब आते हैं हम बाबा भीमराव रामजी अम्बेडकर जी पे, ठीक है। अभी क्या थे, एक तो जाति विरोधी थे, एक तो ये क्या थे, आपके जाति विरोधी थे, है ना। जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे। दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष पे अगुआ थे। मतलब कि इनको जो हमारे देश में जाति प्रथा बनी हुई थी कि अमीर है, सॉरी, जो मतलब दलित है ना, निचली कास्ट का है, उचली कास्ट का, इन सब से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि इन्होंने खुद ये चीज़ें फेस की थी। और ये क्या थे, दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष में थे। विद्वान और बुद्धिजीवी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कौन था, आपके भीमराव अम्बेडकर। बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की इन्होंने। क्या किया बाद में, क्या शेड्यूल कास्टिस की जो एक मतलब फाउंडेशन था उसकी स्थापना, फेडरेशन थी उसकी स्थापना की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या था, वायसराय की काउंसिलिंग में सदस्य भी रहे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, हम इनको संविधान के पिता इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसकी क्या थे, संविधान की जो प्रारूप समिति थी, जो मतलब एक तरीके से जो सबसे मेन काम था वो इनका था। आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मतलब कि जब आज़ाद हमारा देश हुआ तो वहाँ पे पहले मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे और इन्होंने हिंदू कोड बिल की वजह से क्या किया था, असहमति दर्ज करते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 1951 में। 1956 में क्या हुआ कि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इन्होंने बोला था मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूँ लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं, तो इन्होंने क्या किया था, मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया था, फिर उसी धर्म में ये मर गए थे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं आपके रफ़ी अहमद किदवाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के क्या थे, ये नेता थे, प्रांतीय सरकार के मंत्री में मतलब क्या थे, मंत्री थे। और 1946 में दोबारा मंत्री भी बने थे ये। और स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, संचार मंत्री थे और खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। ये क्वेश्चन याद होना चाहिए पहले मंत्री। अब क्या है आपका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम CPI बोलते हैं। 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत में विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह मतलब कम्युनिस्ट ग्रुप थे, वो उभरे 1920 में, ठीक है। यह रूस की बेलशेविक क्रांति से प्रेरित थे, मतलब रूस में क्रांति हुई थी उससे बहुत ज़्यादा ही प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाना चाहते थे। आप साम्यवाद को समझ ही सकते, एक होता है पूंजीवाद एक तरीके से, एक होता है साम्यवाद। तो ये क्या था, रूस में ये मतलब साम्यवाद था, उससे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और ये चाहते थे कि हमारे देश में साम्यवाद थोड़ा सा कायम हो, उसकी तरफदारी बहुत करते थे। 1935 में साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। पहले तो मैंने बोला ना कि जो कांग्रेस पार्टी में ही बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी, उसी में शामिल, तो उसी से निकल के फिर इन्होंने अपनी अलग अलग पार्टी बना दी। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए थे। इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन के समर्थन का फैसला किया था। अब इसमें क्या बता रखा है कि जर्मनी में आपका क्या हो रहा था, अच्छा इस टाइम पे आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, क्योंकि 1939 से वॉर शुरू हुआ था 45 तक,
तो इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो रहा था, और जो भारतीय जो सेना लड़ रही थी, जो मतलब एक तरीके से ब्रिटेन का मतलब जो ब्रिटेन की तरफ से एक तरीके से जो सेना लड़ रही थी, मतलब इंडिया के लोग थे, और ब्रिटेन उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो क्या था कि उसका ही समर्थन कर रहे थे कि हाँ सही हो रहा है इसके साथ, जर्मनी वालों का, जो हिटलर जर्मनी में थे, नाजी जो लोग थे उनके साथ। दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टी के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आज़ादी के समय एक सुचारू पार्टी मिशनरी और संपर्क ऑर्डर मौजूद थे। अब इसमें बता रखा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके पास मतलब क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। बहरहाल आज़ादी हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर कई स्वर उभरे। अब क्या हुआ कि आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था, ठीक है, विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वह सच्ची आज़ादी नहीं है, ठीक है, ऐसा ये मानता था कि मतलब जब हम आज़ाद हो गए 1947 में जो सत्ता एक तरीके से बटी है ना, ये क्या है, एक ही सच्ची स्वतंत्र वो नहीं है, मतलब सत्ता हस्तांतरण नहीं है। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह बढ़ाया और साम्यवादी अपनी बात का पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके और इन्हें सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। अब क्या था, इनको ऐसा लगता था कि जो ये पार्टी सत्ता में आ रही है ये क्या है, एक तरीके से इन्होंने अच्छा मतलब सही नहीं किया, गलत तरीके से ये आ रही है। तो इन्होंने क्या किया कि आपका कि जो तेलंगाना था वहाँ की जनता को ये थोड़ा सा भड़का रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे फिर सेनाओं ने क्या किया, इनको थोड़ा सा दबा दिया, मजबूरन इन्हें अपने पक्ष को लेकर पुनर्विचार करना पड़ा। मतलब अब इनका जो एक तरीके से सोच रहे थे उस पर दोबारा इन्होंने विचार किया। 1951 में साम्यवादियों ने हिंसक क्रांति का रास्ता क्या किया, छोड़ दिया और आने वाले आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। अब जो इन्होंने हिंसक जो रास्ता था उसको छोड़ दिया, अब क्या किया कि एक सही तरीके से जो आम चुनाव था उसमें भाग लेने का फैसला किया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती, ठीक है, जब पहला आम चुनाव हुआ था सबसे पहला वाला, उसमें 16 सीटें इसको मिली थी और वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी। सेकंड पार्टी सबसे यही थी, पहली पार्टी आपकी कांग्रेस पार्टी थी और उसके विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस यही थी, कम्युनिस्ट पार्टी। इस दल को ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार और केरल में मिला था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में एम के गोपालन, एस के डांगे, मतलब अब इसके बाद ये भी जो नेता है उनके नाम इसमें लिए गए हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर के बाद कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई। क्या हुआ कि 1964 में ये जो पार्टी थी वो मतलब टूट गई। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रह रहे, जबकि इसके विरुद्ध की राय मानने वालों ने कम्युनिस्ट पार्टियों को या सीपीआई पार्टी को अलग दल बना दिया। अब इसमें बता रखा है कि जो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में जो लोग थे वो क्या हुआ, एक तो ये पार्टी टूट का शिकार हो गई और मतलब अलग अलग इसमें से दल बन गए। एम के गोपालन अब क्या थे, केरल के कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रूप में 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल किए हुए थे। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी से निकल के एक पार्टी बनी, इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में ये शामिल हो गए। अब वो कहते हैं मार्क्सवादी उनकी विचारधारा थी। कम्युनिस्ट पार्टी के मजबूती के लिए इन्होंने सांसद के रूप में एक विशेष व्याख्याति इनको मतलब मिली हुई है। अब आती है आपकी भारतीय जनसंघ पार्टी। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आज़ादी से पहले के समय राष्ट्रीय सक्रिय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में आरएसएस, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक, इसको बोलते हैं क्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, ठीक है, आरएसएस, और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। ये जो आपकी भारतीय जनसंघ पार्टी है वो आज़ादी से पहले मतलब बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, किसमें, आरएसएस में। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रम के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न थी। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक विचार पर जोर दिया था। अब क्या है, सबसे पहले इसका गठन क्या हुआ 1951 में। इसके संस्थापक कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसकी विचारधारा क्या थी, एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्रीय। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है, ठीक है। मतलब ये जो पार्टी थी वैसा मानती थी कि ज़रूरी नहीं आपको विदेशी संस्कृति अपनानी पड़ो, आप अपनी देश की संस्कृति और परंपरा के आधार पर भी क्या सकते हैं, आधुनिक आप बन सकते हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। देन इसमें क्या बताया हुआ है कि जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात की थी। और ये क्या था, ये अखंड भारत बनाने की भी बात करता था। अंग्रेज़ी को हटाकर हिंदी को राज्यभाषा बनाने के आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे थी। मतलब कि उस टाइम पे विचार किया जाता ना कि हाँ अंग्रेजी को हम क्या करेंगे, राजभाषा बना देंगे, लेकिन ये कहती है हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के पक्ष में थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। अब इसने क्या बोला, इस पार्टी ने बोला कि भाई जो आप जो धार्मिक आधार पे
जो एक रियायत दे रहे हो अल्पसंख्यकों को, वो मतलब गलत है। उस चीज़ का इन्होंने विरोध किया। चीन ने 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया, ठीक है, परमाणु तरीके से मान लो परीक्षण उसने किया। इसके बाद से जनसंघ में लगातार इस बात की पैराकरी की गई कि भारत भी आणविक एक तरीके से हथियार तैयार करे। मतलब कि जब 1964 में जो चीन था उसमें जब ये आणविक परीक्षण हुआ तो ये भी कह रहा था, ये पार्टी भी बोल रही थी कि क्या करो आप भी आणविक परीक्षण करो। 1950 के दशक में संघर्ष चुनावी राजनीति के हाशिए पर था। जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर था। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में 3 सीट इसको मिली थी और 1957 के आम चुनाव में इसने लोकसभा में 3 सीट जीती। अब क्या ये बता रखा है इसको कितनी सीट वगैरह मिली। अब आता है आपके शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषाई राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला। अब क्या था कि जो कुछ शहरी जो इलाके थे वहाँ पे जब ये बोली थी कि जो हिंदी भाषा है उसको राज्य भाषा बना दिया जाए, उसे राजभाषा बना दिया जाए, तो इस पार्टी इसकी जो विचारधारा थी उसको समर्थन मिल रहा था जो शहरी इलाके थे, ठीक है। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज बाधोक के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में हैं। अब जो आपकी बीजेपी जो पार्टी है इसकी जो मतलब इस पार्टी में इसके एक तरीके से मान लो बीजेपी पार्टी जो है दीनदयाल उपाध्याय, तो 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वकालिक कार्यकर्ता थे ये। भारतीय जनसंघ पार्टी थे इसके संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव फिर अध्यक्ष भी रहे। मानवतावादी इनका क्या था, सिद्धांत था। लास्ट है आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा के नेता थे ये और भारतीय जनसंघ पार्टी के ये संस्थापक थे। स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने। पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया था। 1900 संविधान सभा के सदस्य भी थे ये और लोकसभा के सदस्य भी थे। कश्मीर को स्वायत्तता देने के ये खिलाफ थे। मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे तो मतलब उसमें पता चलेगा कि जो कश्मीर को जो थोड़ी बहुत रियायत दी थी उसके ये खिलाफ थे। कश्मीरी नेताओं पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हिरासत में इनकी मौत हो गई थी। मतलब क्या था कि जो कश्मीर की जो नीतियाँ थी उस पर ये मतलब क्या कर रहे थे, एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ पे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और मतलब कि जो जेल होती है उनमें उनकी मौत हो जाती है। और यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट्स जो हमने पैराग्राफ वगैरह जो बचे थे वो मैंने कवर करवा दिया। इसके क्वेश्चंस हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे। एंड थैंक यू।